अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर जीडीसी बरहम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आमदनी का तसव्वुर और इसके अक़साम और उनके दरमियान ताल्लुक़ और साथ ही साथ कीमत लचक पज़ीरी के ताल्लुक़ से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ क्या है मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आमदनी, जिसे हम इंग्लिश में रेवेन्यू कहते हैं, वो है क्या। आमदनी दरअसल ऐसी रकम होती है जो एक फर्म या पैदा करिंदा जब अशिया की फ़रोख्त करता है तो उस फ़रोख्त के ज़रिए से जो आमदनी हासिल करता है या जो रकम हासिल करता है वही रेवेन्यू या आमदनी कहलाती है। यानी कि अशिया की फ़रोख्त करने के बाद एक फर्म या पैदा करिंदे को जो रकम हासिल होती है वही रकम क्या कहलाती है, आमदनी या रेवेन्यू कहलाती है। एक तरीक़े से हम कह सकते हैं कि कमाई हुई रकम या कमाया हुआ ज़र क्या है, आमदनी के ज़मरे में आता है। आइए इस आमदनी की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में क्या है हम मालूमात हासिल करते हैं। आमदनी की दर्जाबंदी 3 हिस्सों में की गई है। एक कहलाती है जुमला आमदनी, जिसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। दूसरी है औसत आमदनी, जिसे एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और तीसरी है मुक़द्दम आमदनी या हाशियाई आमदनी, जिसे मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। तो इस तरीके से आमदनी की 3 किस्मों में क्या है दर्जाबंदी की गई है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जुमला आमदनी, जिसे कुल आमदनी या टोटल रेवेन्यू कहते हैं, वो क्या है। तो दरअसल कुल आमदनी या जुमला आमदनी ज़र की वो मुकम्मल मक़दार होती है जो अशिया की तमाम इकाइयों को फ़रोख्त करने के बाद हासिल होती है। तो इस तरह से कुल अशिया की इकाइयों को फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली ज़र की कुल मक़दार कुल आमदनी या जुमला आमदनी कहलाती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कुल आमदनी या जुमला आमदनी फ़रोख्त शुदा जितनी भी अशिया होती हैं उनकी कुल मक़दार और कीमत के हासिल ज़रब से क्या है वो हासिल होती है। यानी कि कुल अशिया की मक़दार को अगर हम कीमतों से ज़रब देते हैं तो हमें क्या है कुल रेवेन्यू या फिर क्या है जुमला आमदनी हासिल होती है। जुमला आमदनी को यहाँ पर इक्वेशन के ज़रिए से भी ज़ाहिर किया गया है। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू P इंटू Q, यानी कि यहाँ पर TR जुमला आमदनी को ज़ाहिर करता है, जो P यानी कि कीमत और Q यानी कि कुल अशिया की मक़दार, जिसे क्वांटिटी कहते हैं, इन दोनों के हासिल ज़रब का मजमुआ है। तो इस तरह से कुल आमदनी कुछ नहीं है बल्कि कुल अशिया की मक़दार को कीमतों से ज़रब देने पर हासिल होने वाली आमदनी कुल आमदनी या जुमला आमदनी कहलाती है। आइए हम दूसरी किस्म के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है औसत आमदनी, जिसे एवरेज रेवेन्यू भी कहा जाता है। ये आमदनी दरअसल उस वक्त हासिल होती है जब शय की फ़ेक इकाई की जो फ़रोख्त होती है उस फ़रोख्त के ज़रिए से पैदा करिंदे को जो आमदनी हासिल होती है वो आमदनी औसत आमदनी कहलाती है। यानी कि शय की फ़ी इकाई को फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली आमदनी औसत आमदनी कहलाती है। या हम इस आमदनी को इस तरीक़े से भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि हमें जो कुल आमदनी हासिल होती है उस कुल आमदनी को जितनी भी अशिया फ़रोख्त की गई हैं उन तमाम अशिया की इकाइयों से अगर हम फ़रोख्त करते हैं, फ़रोख्त शुदा जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनको अगर हम तक़सीम करते हैं तो इस तरीक़े से हासिल होने वाली आमदनी औसत आमदनी कहलाती है। यानी कि औसत आमदनी 2 तरह से है। एक तो शय की फ़ी इकाई को फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली आमदनी औसत आमदनी कहलाती है, या फिर कुल आमदनी जो फ़रोख्त शुदा इकाइयों से तक़सीम करने पर हासिल होती है वो आमदनी भी क्या है औसत आमदनी या एवरेज रेवेन्यू कहलाती है। इस तरीक़े से एवरेज इनकम कुछ और नहीं है या फिर एवरेज रेवेन्यू कुछ और नहीं है बल्कि जुमला आमदनी जो टोटल रेवेन्यू पाई गई है उसको अगर हम फ़रोख्त शुदा इकाइयों से या फ़रोख्त शुदा मक़दार से तक़सीम करते हैं तो वह हमें क्या है औसत आमदनी क्या है दिलवाती है। तो एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। आइए आमदनी की तीसरी किस्म के बारे में पढ़ते हैं, जो मुक़द्दम आमदनी क्या है कहलाती है। इस मुक़द्दम आमदनी को हाशियाई आमदनी भी कहते हैं या इसे मार्जिनल रेवेन्यू भी कहा जाता है, जो शय की हर एक ज़ायद इकाई की फ़रोख्त करने से
जो कुल आमदनी में इजाफा होता है उसको क्या है वो ज़ाहिर करता है। तो शय की एक ज़ायद इकाई के फ़रोख्त से कुल आमदनी में जो ख़रीदारी में इजाफा होता है उसको हम मुख्ततम आमदनी कहते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर शय की 5 इकाइयों को के फ़रोख्त किया गया है तो 5 इकाइयों की फ़रोख्त से कुल आमदनी में जो कुछ भी इजाफा होता है वो मुख्ततम आमदनी को ज़ाहिर करता है। इसे अगर हम एक मिसाल से देखते हैं तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शय की 5 इकाइयों की फ़रोख्त से कुल आमदनी क्या है हमें 100 रुपये क्या है हासिल हुई है, तो 6 इकाइयों की फ़रोख्त से कुल आमदनी क्या है 110 रुपये क्या है हासिल होगी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि 110 माइनस 100 इज़िकल टू 10, यानी कि मुख्ततम आमदनी क्या है यहाँ पर 10 इकाइयाँ पाई गई हैं। जितनी इकाइयों को आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही क्या है आपको क्या है यहाँ पर यानी कि आमदनी क्या है हासिल होती है। तो मुख्ततम आमदनी कुछ और नहीं है बल्कि जितनी भी कुल आमदनी है, तो हम जितनी कुल आमदनी हमको हर एक शय की ज़ायद इकाई को फ़रोख्त करने से कुल आमदनी में जो इजाफा होता है उसको क्या है मुख्ततम आमदनी क्या है कहा जा रहा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 5 इकाइयाँ फ़रोख्त की गई हैं और हर एक इकाई की कीमत क्या है यहाँ पर दो क्या है पाई गई है, तो 2 रुपये के लिहाज से 5 दूनी 10 यानी कि 10 इकाइयाँ यानी कि 10 रकम क्या है 10 रुपये क्या है यहाँ पर कुल आमदनी होगी। तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 6 इकाइयों को फ़रोख्त किया जा रहा है तो मज़ीद क्या है यहाँ पर इकाइयाँ क्या है बढ़ने की वजह से कीमत भी क्या है ज़्यादा ली जाएगी 2 इकाइयाँ। तो जिस तरीके से और 2 इकाइयाँ अगर फ़रोख्त की जाएंगी और हर इकाई की कीमत अगर 2 रुपये रहेगी तो 2 छके 12 यानी कि और जो 2 यानी कि जुमला आमदनी जो 12 हासिल हुई है, जो इब्तिदा में 10 थी वो 12 इसलिए हुई है क्योंकि एक ज़ायद इकाई को क्या है फ़रोख्त किया गया है। तो मुख्ततम आमदनी कुछ और नहीं है बल्कि जितनी ज़ायद इकाइयों को फ़रोख्त किया जाएगा और उस ज़ायद इकाइयों की फ़रोख्त से जितनी जुमला आमदनी या कुल आमदनी बढ़ती जाएगी उसको क्या है मुख्ततम आमदनी क्या है कहा जाता है। आइए अब हम मुख्ततम आमदनी और साथ ही साथ औसत आमदनी इन दोनों के दरमियान क्या है ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं और साथ ही साथ क्या है तलब की लचक पजीरी को भी हम यहाँ पर क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर जो लचक पजीरी पाई गई है वो दरअसल औसत आमदनी बटे मुख्ततम आमदनी माइनस औसत आमदनी, यानी कि जो औसत आमदनी हासिल हुई है उस औसत आमदनी में से अगर हाशिया आमदनी को क्या है मनफी किया जाता है तो इन दोनों के तनासुब के ज़रिए से क्या है हम इलास्टिसिटी को क्या है बआसानी ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि तलब की लचक गैर मनफी हो तो MR जो होता है वो हमेशा कीमत यानी कि AR से क्या है कम होता है, और अगर यानी कि इलास्टिसिटी क्या है 1 के बराबर अगर पाई जाती है तो MR जो होता है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो 0 होता है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इलास्टिसिटी 1 से बढ़ जाती है तब MR क्या है मुस्बित हासिल होता है, और अगर इलास्टिसिटी 1 से कम हो जाती है तो यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मनफी हो जाता है। यहाँ पर इसी AR और MR और तलब की लचक पजीरी को क्या है यहाँ पर शक्ल के ज़रिए से ज़ाहिर बतलाया गया है। ज़ाहिर यहाँ पर X महवर पर पैदावार को लिया गया है और Y महवर पर आमदनी या कीमत को क्या है ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर 2 खतूत खींचे गए हैं जिसका झुकाव ऊपर से नीचे की जानिब है। एक ख़त AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू औसत रिवेन्यू को ज़ाहिर करता है और MR यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि मुख्ततम आमदनी को ज़ाहिर करता है। शक्ल में ये जो दोनों खतूत खींचे गए हैं दोनों का झुकाव नीचे की जानिब है, लेकिन MR का ख़त AR के ख़त के नीचे पाया गया है, यानी कि शक्ल में AR और MR यानी कि तरतीबवार औसत और मुख्ततम आमदनी के खतूत हैं जिनका झुकाव ऊपर से नीचे की जानिब क्या है बतलाया गया है। ये दोनों खतूत क्या है यानी कि आ रहे हैं नीचे की जानिब आ रहे हैं, लेकिन MR का ख़त AR के ख़त के नीचे पाया गया है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि एवरेज रिवेन्यू से मार्जिनल रिवेन्यू क्या है कम पाई गई है, यानी कि औसत आमदनी से हाशियाई आमदनी या मुख्ततम आमदनी क्या है कम पाई गई है। तो जैसे कि हमने देखा था कि एवरेज रिवेन्यू दरअसल क्या है कुल जो आमदनी है उसको शय की इकाइयों से तकसीम करने पर क्या है वो हासिल होती है, जबकि मार्जिनल रिवेन्यू वो आमदनी है जो शय की हर ज़ायद इकाई को फ़रोख्त करने से क्या है हासिल होती है। तो इन दोनों के दरमियान क्या है बहुत ही गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। जिस तरीके से ज़ायद इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं उतना ही क्या है कुल आमदनी बढ़ती जाती है, और कुल आमदनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना अगर हम शय की इकाइयों से उसे तकसीम करते हैं तो उस तरीके से क्या है हमें एवरेज रिवेन्यू क्या है हासिल होती है। तो इस तरीके से AR, MR
ये क्या है तरतीबवार एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं और अपनी इलास्टिसिटी यानी कि लचक पजीरी को क्या है वो ज़ाहिर करते हैं। और ये लचक पजीरी उस वक्त ज़ाहिर होती है जब कीमतों में क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीली क्या है वाक़ई होती है। तो यहाँ पर जो आमदनी यानी कि जो आमदनी के बारे में जो बताया गया था कि कुल आमदनी, औसत आमदनी और मुख्ततम आमदनी। तो कुल आमदनी में जैसे कि हमने देखा था कि शय की तमाम इकाइयों को फ़रोख्त करने से क्या है वो हासिल हो रही है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि एक फर्म अपनी तमाम अशिया की इकाइयों को वो फ़रोख्त करता है, तो ज़र की जो वो कुल मक़दार को हासिल करता है वही क्या है वो कुल आमदनी क्या है उसकी बन जाएगी। यानी कि कुल जो मक़दार है जो फ़रोख्त की गर्ज़ से लाई गई है, इस तरह से फ़रोख्त शुदा माल की कुल मक़दार और जो कीमत लगाई गई है उन दोनों के हासिल ज़रब के मजमू को क्या है हम कुल आमदनी या टोटल रेवेन्यू क्या है कहते हैं। तो ये आमदनी क्या करती है, यानी कि फर्म की जुमला आमदनी को ज़ाहिर करती है, जबकि औसत आमदनी क्या है शय की इकाई को फ़रोख्त करने से क्या है हासिल होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुल आमदनी जितनी भी हासिल हुई है उसको अगर हम जुमला फ़रोख्त शुदा इकाइयों से तकसीम करते हैं, ऊपर के जुमला आमदनी के तसव्वुर में क्या था कि हमको कुल आमदनी की इकाइयों को कीमत से ज़रब देना था, लेकिन यहाँ पर हम कुल आमदनी की जो भी इकाइयाँ हैं उसको हम फ़रोख्त शुदा इकाइयों से तकसीम कर रहे हैं, तब हमें क्या है औसत आमदनी क्या है हासिल हो रही है। उसी तरीके से मुख्ततम आमदनी या हाशिई आमदनी उस आमदनी को ज़ाहिर करता है जो शय की ज़ायद इकाई को फ़रोख्त करने से हासिल होती है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हर शय की ज़ायद इकाई को फ़रोख्त करने से कुल आमदनी में जो कुछ भी इजाफ़ा होता है या कुल आमदनी में जो यानी कि मुसलसल जो बढ़ रही है, जो इजाफ़ा हो रहा है, उस इजाफ़े को हम क्या है मुख्ततम आमदनी के ज़रिए से क्या है ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर जितनी इकाइयाँ हमें फ़रोख्त की गर्ज़ से लाई गई थी, अगर हम उसकी एक मुस्तकिल कीमत रखते हैं और उस मुस्तकिल कीमत के लिहाज से इकाइयों को फ़रोख्त कर देते हैं, तो जो कुछ भी आमदनी हमें हासिल होती है वो कुल आमदनी कहलाएगी। लेकिन अगर हम इसमें एक और इकाई मज़ीद इकाई का इजाफ़ा करते हैं और उसको फ़रोख्त करते हैं, तो इस तरीके से कुल आमदनी में इस मज़ीद एक और इकाई को फ़रोख्त करने से जो कुछ भी आमदनी हासिल हुई है उसको ऐड कर दिया जाता है, तो कुल आमदनी में क्या होगा इजाफ़ा होगा। तो इस तरीके से जितनी ज़ायद इकाइयों को फ़रोख्त यानी कि कर दिया जाएगा, तो उतनी इकाइयों को फ़रोख्त करने से जो कुछ भी आमदनी बढ़ती जाएगी उसका असर क्या है कुल आमदनी पर पड़ता है, वो भी मुसलसल क्या है बढ़ती जाती है। तो लिहाजा हर एक ज़ायद इकाई के फ़रोख्त से हासिल होने वाली ज़ायद आमदनी की मक़दार को मुख्ततम आमदनी क्या है कहा जाता है। और ये तमाम आमदनियाँ आपस में क्या है एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। जितनी मुख्ततम आमदनी बढ़ती जाएगी उतना ही क्या है कुल आमदनी में इजाफ़ा होगा, और जब इन कुल आमदनी को जब हम शय की इकाइयों से तकसीम करते हैं तो हमें औसत आमदनी क्या है हासिल होती है। इस तरीके से आमदनी की इन किस्मों के दरमियान क्या है गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है, जो इलास्टिसिटी के लिहाज से या लचक पजीरी के लिहाज से क्या है अपना एक इनफरादी ख़ान रखता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर इलास्टिसिटी या लचक पजीरी एक होती है तब मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो सिफ़र होता है, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि लचक पजीरी क्या है एक से बढ़ जाती है तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मुस्बित हो जाता है, ये पॉजिटिव क्या है ये बन जाता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इलास्टिसिटी या लचक पजीरी एक से कम पाई जाती है तब मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि हाशियाई आमदनी क्या होती है मनफी हो जाती है। इस तरीके से तलब की लचक पजीरी यानी कि इलास्टिसिटी और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या फिर टोटल रेवेन्यू में क्या है ये ताल्लुक़ होता है। तो इस तरीके से अगर तलब की लचक क्या है गैर मनफी अगर होती है तब क्या होता है MR हमेशा कीमत यानी कि AR से क्या है कम पाया जाता है। तो शक्ल में भी ये बताया गया है कि यहाँ पर तलब की लचक पजीरी क्या है गैर मनफी क्या है पाई गई है, इसी वजह से AR के ख़त के नीचे क्या है MR का ख़त क्या है पाया गया है। आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर GDC बोधन। आज का हमारा टॉपिक है आमदनी सर्फ खत, इनकम कंजप्शन कर्व। इसी के साथ हम कीमत सर्फ खत के बारे में पढ़ेंगे जिसे प्राइस कंजप्शन कर्व भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है वो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए शुरुआत करते हैं कि आमदनी सर्फ खत क्या है। दरअसल आमदनी सर्फ खत सारिफ की आमदनी में तब्दीली के नतीजे में उसकी तलब में वाक़ होने वाली तब्दीली को ज़ाहिर करता है। यानी आमदनी सर्फ खत से मुराद आमदनी में तब्दीली के नतीजे में सारिफ की तलब में वाक़ होने वाली तब्दीली है।
عام طور پر جب کبھی بھی صارف کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ صارف اپنی شے کی جو مقدار ہے، جو خریدنے کی اس کی خواہش ہے، اس خواہش کو وہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ صارف کی آمدنی میں اضافے کی وجہ سے صارف کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب صارف کی آمدنی بڑھتی ہے تو جو قیمت کا خط پایا جاتا ہے، جسے ہم پرائس لائن کہتے ہیں، وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگتا ہے اور پہلے کی قیمت خط کے متوازی ہو جاتا ہے۔ اور اب بڑھتی ہوئی آمدنی کے لحاظ سے صارف اس نقطے پر توازن میں رہتا ہے جب نیا قیمت خط بے اتنائی خط کو چھوتا ہوا جاتا ہے۔ یعنی صارف کی آمدنی میں اضافے سے صارف کی جو تشفی ہوتی ہے وہ اونچی سطح پر اسے لے جاتی ہے۔ یعنی جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوگا صارف تشفی کی اونچی سطح پر جائے گا۔ آئیے اب ہم اسے گراف کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ گراف میں ایکس محور پر شے ایکس کو لیا گیا ہے اور وائی محور پر کیا ہے، شے وائی کو بتایا گیا ہے، یا ہم قیمت کو بھی ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو پی ایل خط کھینچا گیا ہے یہ پرائس لائن ہے، جسے ہم قیمت لکیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو پرائس لائن کا جو خط ہے آپ کو گراف میں 3 طرح کے نظر آ رہے ہیں، پی ایل، پی ون، ایل ون، پی ٹو، ایل ون، اس طریقے سے یہاں پر کیا ہے یہ خطوط کھینچے گئے ہیں اور ان کو جوڑتا ہوا ایک خط کھینچا گیا ہے جسے آمدنی صرف منحنی یا آمدنی صرف خط بھی کیا ہے اسے کہا جاتا ہے، جہاں پر بے تنائی خط اور قیمت خط دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں یا مس کر رہے ہیں، جہاں پر ہم ای پوائنٹ سے کیا ہے اسے ظاہر کیا گیا ہے ایکویلیبریم پوائنٹ، جو یہ بتاتا ہے کہ صارف کی دی ہوئی آمدنی کے لحاظ سے ابتدا میں صارف نقطے ای پر توازن میں رہتا ہے، جہاں پر قیمت خط اور جو بے تنائی خط ہے وہ ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں، یعنی کہ آئی سی ون اور پی ایل یہ دونوں خطوط آپس میں ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حاصل ہونے والا جو توازنی نقطہ ہے وہ ای پوائنٹ پر کیا ہے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے، جسے ہم توازنی نقطہ کہتے ہیں۔ اب اگر صارف کی آمدنی بڑھتی ہے یا صارف کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے جو قیمت خط ہے جسے ہم پی ایل کہہ رہے ہیں وہ اوپر کی جانب کیا ہے منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح بڑھتی ہوئی آمدنی کے لحاظ سے صارف نقطے ای کے بجائے نقطے ای ون پر کیا ہے توازن کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صارف کی آمدنی میں اگر مزید اضافہ کیا جائے تو یہ پی ایل ون کا جو خط ہے وہ اوپر کی جانب اور منتقل ہوتا ہے، یعنی صارف کی تشفی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے اور یہ اپنے تشفی کو ای ٹو نقطے پر کیا ہے ظاہر کرتا ہے، جہاں پر ای ٹو توازنی نقطہ ہے، جہاں پر صارف قیمت کے لحاظ سے کیا ہے تشفی بھی حاصل کر رہا ہے۔ اس طرح توازنی نقاط جو پائے گئے ہیں ای ون اور ای ٹو، ان سب کو ملانے پر ایک خط حاصل ہوتا ہے جسے ہم آمدنی صرف خط یا آمدنی صرف منحنی یا انکم کنزپشن کرو بھی کیا ہے کہتے ہیں، جسے آئی سی سی سے ظاہر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے انکم کنزپشن کرو، جو یہ بتلاتا ہے کہ کس طرح سے صارف کی آمدنی میں تبدیلی سے صارف کی طلب میں کیا ہے تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آمدنی صرف خط کا مطلب ہے صارف کی آمدنی میں واقع ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے صارف کی طلب میں واقع ہونے والی تبدیلی ہے، یعنی کہ صارف کی آمدنی جس طرح سے بڑھتی جائے گی اس طریقے سے صارف کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا اور جو خط طلب ہے یا تشفی کا جو خط ہے وہ بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے حاصل ہونے والے جو آئی سی ون، آئی سی ٹو، آئی سی تھری جو خطوط رہیں گے وہ اس بات کو ظاہر کریں گے کہ صارف کی تشفی میں کیا ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو پی ایل خط ہے وہ پرائس لائن کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ظاہر بات ہے کہ آمدنی بڑھتی جائے گی تو قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور قیمتوں میں اضافے کے لحاظ سے جب صارف کیا ہے ان چیزوں کو خریدتا جائے گا تب وہ جو آئی سی ون جو خطوط ہے یا آئی سی ٹو جو خطوط ہیں یا بے نیازی خطوط جو ہیں وہ قیمت لکیر کو ٹچ کرتے ہوئے کیا ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان سب کو ملا کر کیا ہے جو خطوط حاصل ہوں گے جسے ہم ای ون، ای ٹو کے ذریعے سے ظاہر کر رہے ہیں، اور ان تمام کو جوڑنے پر جو خط حاصل ہوتا ہے وہ آمدنی صرف خط کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے ہم اب دیکھتے ہیں قیمت صرف خط کیا ہے، یا ہم قیمت اثر کے ذریعے سے کیا ہے قیمت صرف خط کو سمجھتے ہیں۔ قیمت صرف خط کچھ اور نہیں ہے بلکہ قیمت اثر یا قیمت کی وجہ سے، یعنی کہ قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے جو صارف کا جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ ظاہر کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قیمت صرف خط کو جاننے سے پہلے قیمت اثر کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔
कीमत असर दरअसल अशिया की कीमत में तब्दीली से सारिफ के रद्द-ए-अमल को वो ज़ाहिर करता है या सारिफ के रद्द-ए-अमल को वो बतलाता है। जैसा कि एक आम बात है कि जब कभी भी किसी शय की कीमत में कमी वाक़ई होती है तो सारिफ की तलब में क्या है, इजाफ़ा होता है, यानी कि सारिफ उस शय की ज़्यादा मकदार को ख़रीदता है। और जैसे ही बाज़ार में कीमत बढ़ जाती है तो सारिफ की ख़रीदारी में कमी वाक़ई होती है, यानी कि सारिफ अपनी तलब में क्या है, तब्दीली लाता है या अपनी तलब को कम कर देता है। तो ये तमाम दारोमदार जो पाया गया है वो कीमत पर है, यानी कि कीमत के बदलने से अशिया की ख़रीदारी में क्या है, तब्दीली वाक़ई होती है। इस तरीके से ऐसा अमल जिसमें कीमत के बदलने की वजह से अशिया की ख़रीदारी में जो तब्दीली वाक़ई होती है उसे हम कीमत असर क्या है कहते हैं। आइए कीमत असर को नीचे जो ग्राफ दिया गया है उसकी मदद से हम समझते हैं। यहाँ पर शक्ल में x महवर पर शय x को बतलाया गया है और y महवर पर शय y को बतलाया गया है। यहाँ पर सारिफ इब्तिदा में अपनी आमदनी यानी कि PL यानी कि प्राइस लाइन के लिहाज से IC पर वाक़ई जो नुक्ता है E, इस पर क्या है वो तवाज़ुन को हासिल कर रहा है, यानी कि PL जो प्राइस लाइन दिया गया है इस प्राइस लाइन के लिहाज से सारिफ क्या कर रहा है, E नुक्ते पर तवाज़ुन को हासिल कर रहा है। इस हालत में वो x की जो OM मकदार ली गई है उस OM मकदार पर और y की ON मकदार को क्या है वो ख़रीदता है, यानी कि जो इस हालत में यानी कि PL के लिहाज से अगर प्राइस लाइन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो IC नुक्ते पर क्या है वो तवाज़ुन को हासिल कर रहा है और इस हालत में वो X की OM मकदार को और Y की ON मकदार को क्या है वो ख़रीदता है। और अब अगर शय X की कीमत में कमी होती है तो सारिफ की आमदनी और शय Y की कीमत अगर मुस्तकिल हो तो सारिफ नए ख़त यानी कि PL1 और IC1 पर वाक़ई नुक्ते E1 पर क्या करता है, तवाज़ुन को हासिल करता है। यानी कि ज़ाहिर बात है कि जब एक शय की कीमत क्या है बढ़ जाती है तो सारिफ क्या करता है, उससे जुड़ी हुई दूसरी शय को देखता है और दूसरी शय की यानी कि शय Y की तलब में क्या कर रहा है, वो इजाफ़ा कर रहा है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सारिफ की आमदनी बढ़ रही है या उसमें तब्दीली वाक़ई हो रही है और शय Y की कीमत क्या है मुस्तकिल पाई गई है तो सारिफ क्या करता है, नए कीमत के ख़त को यानी कि PL1 को क्या है वो तरजीह देता है और PL1 के लिहाज से वो IC1 नुक्ते पर क्या करता है, तवाज़ुन को हासिल करता है। इसी तरह अगर x की कीमत में अगर मज़ीद कमी हो जाती है तो सारिफ कीमत का जो ख़त पाया गया है PL2 जो शक्ल में बतलाया गया है उसके लिहाज से वो IC2 जो बेतनाई ख़त है इस पर वो क्या करता है, E2 नुक्ते पर तवाज़ुन को हासिल करता है। इसी तरह से अगर हम इन तमाम नुक़ात को यानी कि E1 और E2 को मिलाते हैं तो इस तरीके से भी एक ख़त हासिल होता है जो कीमत सर्फ ख़त जिसे PCC के ज़रिए से शक्ल में बतलाया गया है, यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व, वो क्या है वो हासिल करता है। तो कीमत सर्फ खुद नहीं है बल्कि कीमत सर्फ ख़त क्या करता है, कीमत असर को बतलाता है। यहाँ पर एक बात ज़हन में रखने की ये है कि कीमत सर्फ ख़त कुछ और नहीं है बल्कि कीमत सर्फ ख़त कीमत असर को बतलाता है, यानी कि कीमत में तब्दीली की वजह से सारिफ की ख़रीदारी में जो रद्द-ए-अमल वाक़ई हो रहा है उसको क्या है वो बतलाता है। जिस तरीके से आमदनी में तब्दीली की वजह से सारिफ की तलब में तब्दीली वाक़ई हुई थी जिसे हम आमदनी सर्फ ख़त कहे हैं, उसी तरीके से कीमत में तब्दीली की वजह से सारिफ की ख़रीदारी में जो रद्द-ए-अमल वाक़ई होता है उसको बतलाने वाला ख़त कीमत सर्फ ख़त कहलाता है। इस तरीके से आमदनी सर्फ ख़त आमदनी असर को ज़ाहिर करता है और कीमत सर्फ ख़त कीमत असर को ज़ाहिर करता है। आइए आगे हम देखते हैं कि बदल असर भी क्या है। बदल असर जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, ये बदल असर किसी शय की ख़रीदारी में जो तब्दीली होती है वो तब्दीली है जो अशिया की इजाफ़ी कीमतों में तब्दीली की वजह से वाक़ई होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट। जब कभी भी किसी शय की कीमत में तब्दीली वाक़ई होती है तो अशिया की इजाफ़ी कीमतों की वजह से क्या है वो तब्दीली क्या है वाक़ई होती है। तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि चाय और कॉफ़ी हैं, दो एक दूसरे के मुतबादिल अशिया हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि चाय की कीमत में तब्दीली वाक़ई होती है या उसमें इजाफ़ा होता है तो सारिफ अपना पैसा चाय पर ख़र्च करने के बजाय उसकी मुतबादिल शय को तरजीह देता है और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी मुतबादिल शय की कीमत क्या है मुस्तकिल पाई गई है तो सारिफ शय X को यानी कि शय यहाँ पर चाय को तरजीह देने के बजाय वो कॉफ़ी को तरजीह देता है। तो यहाँ पर बदल असर से मुराद किसी शय की ख़रीदारी में
وہ تبدیلی ہے جو اشیاء کی اضافی قیمتوں میں تبدیلی کی وجہ سے واقع ہو، یعنی کہ یہاں پر شے کی قیمت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے صارف نے اپنی خریداری کو تبدیل کرتے ہوئے کافی یعنی کہ اس کی متبادل شے کو ترجیح دی، اور اس کی یعنی کہ اس کو خریدنے کے لیے کیا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ اس لیے خرید رہا ہے کیونکہ جو شے اس نے چائے کو ترجیح دی تھی، لیکن اضافی قیمت ہونے کی وجہ سے وہ چائے کو چھوڑ کر وہ کافی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہاں پر جو بے اعتنائی خط ہے وہ دراصل دو اشیاء کے مختلف قسم کے جوڑ کو بتاتا ہے جو مساوی تشفی دیتے ہیں، جبکہ بدل اثر یہ بتاتا ہے کہ قیمت میں تبدیلی سے جو اشیاء نسبتاً سستی ہوتی ہیں اور نسبتاً مہنگی اشیاء سے کیا ہے بدل لی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر فرض کیجئے کہ چائے کی قیمت جیسے کیا ہے بڑھ رہی ہے، مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو لوگ کیا کر رہے ہیں، چائے کو پینے کے بجائے کافی کو ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ نسبتاً کیا ہے چائے کافی سے سستی پائی گئی ہے۔ لہٰذا ہر وقت صارف اس شے کو ترجیح دیتا ہے جو سستی پائی گئی ہے، مہنگی نہیں ہے، کیونکہ صارف کیا ہے محدود آمدنی رکھنے والا ہوتا ہے، تو ہمیشہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی کو اتنا خرچ کرے جس کے ذریعے سے اسے کیا ہے زائد تشفی حاصل ہو جائے اور مہنگی اشیاء کو خریدنے سے بچ جائے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ قیمت میں تبدیلی سے جو اشیاء نسبتاً سستی ہوتی ہیں وہ مہنگی اشیاء سے کیا ہے بدل کر لی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے اشیاء کے بدلنے سے صارف کا جو موقف نہ تو بہتر ہوتا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے، کیونکہ جب جملہ تشفی میں کوئی تبدیلی کیا ہے واقع نہیں ہوتی ہے۔ آئیے اس بدل اثر کو ہم نیچے دیے گئے گراف کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر شکل میں شے ایکس یعنی کہ ایکس محور پر شے ایکس کو لیا گیا ہے اور وائی محور پر شے وائی کو بتلایا گیا ہے، اور صارف ابتدا میں اپنی دی ہوئی آمدنی کے لحاظ سے نقطہ ای پر کیا ہے توازن کو حاصل کر رہا ہے، جہاں پر جو قیمت کا جو خط ہے یا پرائس لائن ہے جو پی ایل کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہے، وہ بے اعتنائی خط جسے ہم آئی سی انڈیفرنس کرو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے یا مس کرتے ہوئے کیا ہے جا رہے ہیں۔ اور اب اگر ہم شے ایکس کی قیمت کم کرتے ہیں یا شے ایکس کی قیمت میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ صارف کی آمدنی اور شے وائی دونوں کی قیمت میں کیا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، دونوں مستقل طرح سے پائے گئے ہیں، تو صارف شے ایکس کے بجائے شے وائی کو کیا ہے ترجیح دے گا، کیونکہ شے ایکس شے وائی کی بنسبت کیا ہے شے جو وائی پائی گئی ہے وہ شے ایکس کی بنسبت کیا ہے سستی پائی گئی ہے، تو صارف شے ایکس کو ترجیح دینے کے بجائے شے وائی کو کیا ہے ترجیح دے گا۔ یہاں پر شے ایکس کی قیمت اگر کم ہو جاتے ہیں اور صارف کی آمدنی اور شے وائی کی قیمت میں کیا ہے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، تو شے ایکس شے وائی کی بنسبت کیا ہے سستی پائی گئی ہے، تو صارف کیا کرتا ہے وائی کو خریدنے کے بجائے ایکس کو ترجیح دیتا ہے اور صارف نقطہ ای پر کیا ہے توازن کو حاصل کرتا ہے۔ یہاں شے ان کے صرف یعنی کہ خریداری میں جو تبدیلی ہے یا اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا ہے بدل اثر کیا ہے کہتے ہیں، لہٰذا ایم اور این یہ صرف کیا ہے بدل اثر کو کیا ہے ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ صارف کیا ہے اشیاء کو ترجیح دے رہا ہے۔ کب ترجیح دے رہا ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ دو متبادل قسم کی اشیاء پائی گئی ہیں، تو متبادل اشیاء کی قیمت میں سے اگر فرض کیجئے کہ کسی ایک شے کی قیمت میں کیا ہے کمی ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا اثر کیا ہے متبادل شے پر پڑ رہا ہے۔ تو بدل اثر کے لحاظ سے جب فرض کیجئے کہ شے ایکس کیا ہے سستی پائی گئی ہے اور شے وائی کیا ہے مستقل جو قیمت تھی وہ قیمت پر برقرار پائی گئی ہے، تو صارف کیا چاہتا ہے اپنی محدود آمدنی کے لحاظ سے وہ شے ایکس کو خریدنا پسند کرتا ہے بنسبت شے وائی کے، کیونکہ اس وقت وائی کی قیمت کیا ہے بہت زیادہ پائی گئی ہے اور شے کی ایکس کی قیمت میں کیا ہے کمی واقع ہو گئی ہے، تو صارف اپنی ترجیح اپنی تشفی کیا ہے ایکس شے کو خریدنے پر کیا ہے وہ ترجیح دیتا ہے، لہٰذا یہاں پر جب خط حاصل ہوگا وہ خط کیا ہے یہاں پر ایکس کو مس کرتا ہوا جائے گا، یعنی کہ ایکس پر جو پی ایل خط کھینچا گیا ہے اس کو وہ مس کرتا ہوا جائے گا، لہٰذا صارف ای نقطے پر کیا ہے وہ توازن کو حاصل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے قیمت اثر، بدل اثر اور آمدنی اثر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے صارف کیا کر رہا ہے اپنی طلب میں تبدیلی لا رہا ہے، یعنی کہ صارف کی آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے صارف کی طلب میں اگر تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو وہ آمدنی صرف خط ہے، یعنی کہ آمدنی اثر ہے۔ آمدنی اثر یعنی کہ آمدنی صرف خط آمدنی اثر کو بتلاتا ہے۔ آمدنی اثر میں صارف کی آمدنی میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے صرف میں واقع ہونے والی تبدیلی ہے،
اور آمدنی صرف خط آمدنی اثر کو بتلا رہا ہے، جہاں پر آمدنی میں تبدیلی کے نتیجے میں صارف کی طلب میں کیا ہے تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ جبکہ قیمت اثر کیا ہے؟ قیمت اثر اشیاء کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے صارف کے رد عمل کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ شے کی قیمت میں اگر کمی ہوتی ہے تو صارف کیا کر رہا ہے؟ اس کی زیادہ مقدار کو خریدتا ہے، اور اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی خریداری کو کم کر دیتا ہے۔ تو قیمت کے لحاظ سے صارف کی خریداری میں کیا ہو رہی ہے؟ تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اس عمل کو قیمت اثر کہتے ہیں، اور اس قیمت اثر کو کیا ہے؟ قیمت صرف خط کیا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر ہم بدل اثر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بدل اثر کچھ اور نہیں ہے بلکہ دو متبادل قسم کی چیزیں ہیں، اشیاء پائی گئی ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک صارف جب اپنی خریداری کے لیے کیا ہے مارکیٹ کو جا رہا ہے، اور جب وہ متبادل اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ رہا ہے، اور فرض کیجئے کہ اسے کیا ہے ایک شے کی قیمت کیا ہے کم نظر آ رہی ہے اور دوسری شے کی قیمت کیا ہے اسے زیادہ نظر آ رہی ہے، تو صارف اپنی آمدنی کے لحاظ سے اس شے کو ترجیح دیتا ہے جو سستی پائی گئی ہے، اور وہ مہنگی اشیاء کو کیا ہے ترجیح نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دونوں اشیاء بھی ایک دوسرے کے متبادل ہیں، یعنی کہ لگ بھگ تقریباً کیا ہے وہ ایک طرح کی تشفی دینے والے ہیں۔ تو بجائے مہنگی اشیاء کو خریدنے کے وہ سستی اشیاء کو کیا ہے ترجیح دیتا ہے، لہٰذا ایسے اثر کو کیا ہے بدل اثر کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ السلام علیکم، میں سیدہ روبینہ کوثر، اکنامک لیکچرر GDC بودھن۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیمت میں امتیاز یا تفریق قیمت، یا اسے پرائس ڈسکرمنیشن بھی کہتے ہیں، جو BA فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ہے۔ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ تفریق قیمت کیا ہے یا قیمت میں امتیاز کسے کہتے ہیں۔ قیمت میں امتیاز یا تفریق قیمت کا مطلب ہے قیمتوں میں فرق کا پایا جانا، یعنی کہ جب ایک جیسی شے کو مختلف قیمتوں پر فروخت کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے جو قیمتوں میں فرق آتا ہے اسے کہتے ہیں تفریق قیمت۔ یعنی جب ایک تاجر کسی شے کو ایک جیسی شے کو مختلف قیمتوں پر مختلف خریداروں کو فروخت کرتا ہے تو اس طریقے سے ایک ہی شے کو مختلف قیمتوں پر مختلف خریداروں کو فروخت کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ تفریق قیمت یا قیمت میں امتیاز یا پرائس ڈسکرمنیشن کہلاتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تاجر ایک ہی شے کو مختلف قیمتوں پر مختلف خریداروں کو فروخت کرتا ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک تاجر ہے جس کا اپنا ریڈیو کا کاروبار ہے۔ وہ ایک خریدار کو اپنے پاس پائے جانے والے ایک ریڈیو کو 400 روپے کی قیمت پر فروخت کرتا ہے، اور جیسا ہی دوسرا خریدار آتا ہے اسی ریڈیو کو جس کو اس نے 400 روپے میں فروخت کیا تھا اب اگر اسے 500 روپے میں فروخت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت میں امتیاز ہے، یعنی کہ پیدا کنندہ یا تاجر اس لیے ان چیزوں کو الگ الگ داموں پر فروخت کر رہا ہے کیونکہ وہ آنے والے خریدار کی معاشی حالت کو سمجھ سک رہا ہے، اور وہ معاشی حالت یعنی کہ اس کا رہن سہن، اس کے کپڑے لباس وغیرہ وہ جس انداز میں آتا ہے یا اس کی بات چیت کرنے کا انداز، یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا معیار زندگی کس طریقے کا پایا گیا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ جب ایک تاجر اپنی ہی شے کو یا ایک ہی طرح کی شے کو مختلف خریداروں کو مختلف قیمتوں پر فروخت کرتا ہے اور پیسے یا آمدنی حاصل کرتا ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں قیمت میں امتیاز۔ آسان الفاظ میں ایک جیسی شے کو مختلف قیمتوں پر مختلف خریداروں کو فروخت کرنے کا عمل تفریق قیمت یا قیمت میں امتیاز یا پرائس ڈسکرمنیشن کہلاتا ہے۔ یہاں پر بھی مثال میں یہی بتایا گیا تھا کہ تاجر نے اپنے پاس پائے جانے والے اشیاء کو پہلے خریدار کو الگ دام پر فروخت کیا تھا، پھر جیسا ہی دوسرا خریدار آتا ہے اسی شے کو وہ دوسرے دام پر دوسرے خریدار کو فروخت کرتا ہے۔ اس طریقے سے اشیاء کی مختلف قیمتیں کیا ہے یہاں پر طے ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک جیسی شے کو مختلف خریداروں کو مختلف قیمتوں پر فروخت کیا جاتا ہے تو وہ عمل تفریق قیمت یا قیمت میں امتیاز یا پرائس ڈسکرمنیشن کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت میں امتیاز کے شرائط کیا ہیں یا تفریق قیمت کے کنڈیشنز کیا ہیں۔ قیمت میں جو فرق پایا جاتا ہے یا قیمت میں جو امتیاز ہوتا ہے یا تفریق قیمت جو پائی جاتی ہے وہ حسب ذیل حالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ فرق اس وقت ممکن ہے جب شے کا بازار مختلف اور علیحدہ ہو،
यानी कि जब जो शय फ़रोख्त की जा रही है उसका बाज़ार क्या है मुख्तलिफ पाया गया है या हटकर या अलहदा तौर पर पाया गया है, तब उस वक्त क्या है कीमत में फ़र्क किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कीमत में इम्तियाज़ उस वक्त होता है जब एक मार्केट से दूसरी मार्केट को अशिया को मुंतकिल करना क्या है आसान ना हो बल्कि महाल हो और मुश्किल हो। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट को अशिया क्या है बआसानी क्या है मुंतकिल की जा रही है, तो लोग भी क्या करेंगे कीमतों में फ़र्क देखते हुए क्या है अशिया को यहाँ से ख़रीदने के बजाय क्या है दूसरी मार्केट से क्या है ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केटों के दरमियान क्या है फ़ासला पाया गया है और एक शय को हासिल करने के लिए मुंतकिल होना बहुत मुश्किल है या महाल है, तो लोग क्या करते हैं एक जैसी शय की कीमत यहाँ पर अलग है और वहाँ पर अलग है, तो उस शय को वहाँ से जाकर हासिल करने में मुश्किल अगर पेश आ रही है, तब वो क्या करते हैं कीमत में इम्तियाज़ के तहत क्या है कीमतों को हासिल यानी कि अशिया को हासिल कर लेते हैं। यानी कि कीमत में इम्तियाज़ इस वक्त आ रहा है जब मार्केट से एक मार्केट से निकलकर दूसरी मार्केट की जो मुंतकिली है वो मुश्किल होती है, तब क्या है कीमतों में फ़र्क आता है। तीसरी वजह कीमत में मुंतकिली की यह है कि सारिफीन या ख़रीदार जो पाए जाते हैं उनके दरमियान क्या है कोई क़रीबी ताल्लुक़ या राब्ता ना हो। यानी कि अगर सारिफीन फ़र्ज़ कीजिए कि एक ही ख़ानदान से निकल कर जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को बता लेंगे भी फ़लाने शय के दाम क्या है इतने पाए गए हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सारिफीन क्या है एक ही ख़ानदान के नहीं हैं बल्कि अजनबी है, एक दूसरे से क्या है उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ऐसे हालत में क्या है बआसानी हम क्या है कीमत में इम्तियाज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ताजिर क्या करता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि दो कस्टमर्स एक साथ मिलकर आ रहे हैं, वो पहले ये पूछता है कि भाई आप लोग साथ में हैं या अलग अलग हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो अलग अलग कहते हैं तो वो उन्हें क्या है आसानी से क्या है कीमत में इम्तियाज़ क्या है बता सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक ही ख़ानदान से जुड़े हुए हैं और एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कीमत में इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारिफीन या ख़रीदारों के दरमियान क्या है अगर कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता है या उनके दरमियान क्या है कोई राब्ता अगर नहीं होता है, तो बआसानी यहाँ पर ताजिर क्या है कीमत में इम्तियाज़ के तरीक़े को अपना कर अपना ढेर सारा क्या है मुनाफा कमा सकता है। एक और बात ये बताई गई है कि ख़रीदारों के जो रुझानात होते हैं उन रुझानात की वजह से भी क्या है कीमत में इम्तियाज़ क्या है यानी कि रखा जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि सारे ख़रीदार जो आ रहे हैं उनके बोलचाल का अंदाज़, उनका जो एटीट्यूड है उसको देख कर भी फ़लाना शख़्स क्या है बहुत अच्छी अंदाज़ में आया है, लिबास अच्छा पहना है, उसकी पोशाक बहुत अच्छी है, या उसने क्या है अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया है, बातचीत बहुत अच्छे अंदाज़ में कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक शहरी है, तो बआसानी यहाँ पर ताजिर को यह मौका मिल जाता है कि सामने वाला जो ख़रीदार है एक मालदार शख़्स है, लिहाजा यहाँ पर कीमत में क्या है इम्तियाज़ किया जा सकता है। लेकिन जब एक आम शख़्स आता है तो उसके कपड़े जकर मैले कुचले पाए गए हैं या फिर क्या है वो आम रख रखाव वाला शख़्स पाया गया है, बोलचाल उसकी उतनी नहीं है बल्कि आम बात है, तो इससे वो समझ आता है कि भाई ये गाँव का देहाती शख़्स है, उसके कोई ज़ायद आमदनी नहीं है, अगर हम यहाँ पर कीमतों को बढ़ाकर भी अगर पेश कर देंगे तो वो क्या है वापस चला जाएगा और हमारी क्या है अशिया फ़रोख्त नहीं हो सकेगी क्योंकि उसकी माशी हालत क्या है उतनी नहीं पाई गई है। तो यहाँ पर ख़रीदारों के जो रुझानात होते हैं उन रुझानात को देख कर भी क्या है बआसानी ताजिर क्या है कीमत में इम्तियाज़ बरत सकता है। तो कीमत में इम्तियाज़ उस वक्त हो सकता है जब सामने वाला जो ख़रीदार होता है वो अपने यानी कि उसके रहन सहन को देखकर भी क्या है यहाँ पर ताजिर कीमतों में इम्तियाज़ कर सकता है। एक और बात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सारिफीन और जो ख़रीदार होते हैं उनकी गफलत की वजह से भी क्या है यहाँ पर कीमत में इम्तियाज़ क्या है मुमकिन हो सकता है। तो आए दिन हम देख रहे हैं कि टीवी हो या रेडियो हो या फिर मुख्तलिफ़ क़स्म के क्या है इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वगैरह हो या पेपर्स के वगैरह के ज़रिए से आए दिन क्या है अशिया के दाम क्या है यानी कि हमें वाक़िफ़ होते रहते हैं अशिया के दामों से, बताया जाता है कि फ़लाने चीज़ के दाम इतने पाए गए हैं, फ़लाने चीज़ के दाम क्या है इतने बढ़ गए हैं। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसे इल्म से क्या है अगर लोग गफलत बढ़ते या उससे अदम वाक़फ़ियत रहेगी तो वो मार्केट में जाकर क्या करते हैं जितना ताजिर कीमतों को बताता है उतनी ही कीमतों को क्या है अदा करके आ जाते हैं। वो इस तरीके से वाकिफ़ नहीं होता कि भाई आज मार्केट में क्या है दाम क्या है गिर गए हैं या कम हो गए हैं। अक्सर बताया जाता है भाई चिकन का रेट होता है या अंडों का रेट होता है या सोने चांदी के दाम वगैरह होते हैं, या आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोकल पेपर्स वगैरह में क्या है बहुत सारी क्या है अशिया के दाम वगैरह क्या है पेश किए जाते हैं। लेकिन अगर लोग क्या है इन अशिया के दामों से या कीमतों से क्या है अगर अदम वाकिफ़ रहेंगे तो वह आसानी से क्या है ताजिर की क्या है जो मनमानी कीमतें हैं उसका शिकार हो जाएंगे और इसी लापरवाही की वजह से क्या होता है कीमतों में इम्तियाज़ क्या है आ जा सकता है।
अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सारिफ़िन क्या है, यानी कि यहाँ पर वो यानी कि अदम वाक़िफ़ नहीं बल्कि वाक़फ़ियत रखता हो, यानी कि अक़लमंद हो, अपनी अक़लियत का इज़हार करता है वहाँ पर, और अलर्ट है, वो जानता है कि भाई मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, कीमतें कब बढ़ रही हैं, कब घट रही हैं, कौन सी अशिया के क्या दाम हो सकते हैं या क्या पाए जा रहे हैं। तो अगर वो इन तमाम बातों की मालूमात रखता है तो वो ताजिर की ऐसी मनमानी कीमतों का या कीमतों में जो इम्तियाज़ का तरीक़ा है वो उससे क्या है मुतासिर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे सारिफ़ीन या ख़रीदार जो गफ़लत का शिकार होते हैं या अदम वाक़ियत रखते हैं या अपनी ही लापरवाही की वजह से क्या हो जाते हैं, वो कीमत में इम्तियाज़ की वजह से क्या है मुतासिर हो सकते हैं। तो ज़ाहिर बात यहाँ पर यह है कि कीमत में इम्तियाज़ उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब सारिफ़ीन या ख़रीदार क्या है गफ़लत का शिकार होते हैं या मार्केट की मालूमात से क्या है अदम वाक़िफ़ होते हैं या उनकी अपनी लापरवाही की वजह से भी क्या है उन्हें कीमत में इम्तियाज़ जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। एक और बात यहाँ पर ये बताई गई है कि नामुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार में भी क्या होता है, कीमत में इम्तियाज़ क्या है बढ़ता जा सकता है। नामुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इस बाज़ार में क्या है मसाबक़त क्या है नामुकम्मिल होती है, यानी कि गैर मुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार है, यानी कि अलग अलग तरह से क्या है अशिया पाई जाती हैं, उनकी अलग अलग कीमतें होती हैं, लिहाजा क्या है वो कहाँ पर कीमतों में इम्तियाज़ क्या है आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन ये कीमतों में इम्तियाज़ की जो कंडीशन है वो मुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार पर लागू नहीं होती है, क्योंकि मुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार में एक जैसी शय होती है, उसके एक ही तरह के दाम होते हैं और एक ही अशिया को एक ही तरह के दामों पर क्या है फ़रोख्त करना पड़ता है। यहाँ पर कीमतों में क्या है रद्द-ओ-बदल नामुमकिन बात होती है, जबकि नामुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार जो होता है उसमें कीमतों में क्या है इम्तियाज़ हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरह की कीमतें होती हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की अशिया पेश की जाती हैं, लिहाजा ताजिर क्या है अपनी अशिया को अलग अलग तरह से क्या है अलग अलग कीमतों पर क्या है फ़रोख्त कर सकता है। तो यहाँ पर कीमत में इम्तियाज़ के लिए शर्त ये है कि यहाँ पर नामुकम्मिल मसाबक़ती बाज़ार क्या है पाया जाए। अगर ऐसा बाज़ार अगर वहाँ पर होता है तो बआसानी क्या है कीमतों में फ़र्क किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बात कही जाती है कि कीमत में इम्तियाज़ क्या है उस वक्त फ़ायदेमंद हो सकता है जब एक बाज़ार में क्या होता है एक शय की क्या है तलब और दूसरे बाज़ार में तलब की जो लचक होती है वो मुख्तलिफ होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि जिस तरीक़े का माहौल पाया जा रहा है, अगर उस माहौल के लिहाज से क्या है कोई शख़्स क्या है यानी कि वहाँ के जो अफराद पाए गए हैं वो एक तरह की क्या है तलब कर रहे हैं, एक तरह की शय की तलब कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इलाक़े के लोग भी क्या है उसी तरीक़े की तलब करें और वहाँ पर भी क्या है वैसे ही क्या है बाज़ार में वो चीज़ें पाई जाएँ। तो अगर कीमत में इम्तियाज़ क्या है अगर आप लाना चाह रहे हैं ताजिर की हैसियत से, तो ये आपके लिए उस वक्त फ़ायदेमंद हो सकता है जब एक बाज़ार में शय की जो तलब की लचक है वो दूसरे बाज़ार में तलब की लचक से क्या है मुख्तलिफ हो, तभी क्या कर सकते हैं आप कीमत में इम्तियाज़ ला सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक ही तरह की तलब पाई जा रही है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ वगैरह नहीं पाया गया है, तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर नहीं मिल रही है चीज़ें और वहाँ पर क्या है तब चीज़ें मिल रही हैं और वहाँ पर क्या है कीमतों में क्या है थोड़ा बहुत क्या है फ़र्क पाया जा रहा है, तो बासानी लोग क्या करते हैं इस बाज़ार को छोड़कर वो बाज़ार में मुंतकिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर ताजिर की हैसियत से आपको कीमत में इम्तियाज़ जैसी हालत के ज़रिए से फ़ायदा उठाना है, तो एक बाज़ार की जो अशिया की तलब की जो लचक पाई गई है वो दूसरे बाज़ार में तलब की लचक से क्या है मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। यानी शय की तलब की लचक पजीरी मुख्तलिफ बाज़ारों में अगर मुख्तलिफ पाई जाती है तब कीमतों में इम्तियाज़ क्या है बढ़ता जा सकता है और ये ताजिर के लिए क्या है फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आसानी से हम ये कह सकते हैं कि ताजिर उस वक्त फ़ायदा उठा सकता है जब अशिया की जो कीमतें होती हैं वो मुख्तलिफ़ बाज़ारों में क्या है मुख्तलिफ अगर पाई जाती हैं, तभी क्या है एक ताजिर को क्या है फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो कीमत में इम्तियाज़ ताजिर के लिए फ़ायदेमंद उस वक्त है जब वो एक बाज़ार की जो तलब पाई गई है वो दूसरे बाज़ार की तलब की लचक से क्या है मुख्तलिफ होना ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि शय की तलब के लिहाज से क्या है अगर बाज़ार मुख्तलिफ पाए जाएंगे तो और तब क्या है ताजिर बआसानी क्या है मुख्तलिफ कीमत को मुकर्रर करके बआसानी क्या है अपने मुनाफे को या अपने फ़ायदे को क्या है बढ़ा सकता है। तो कीमत में इम्तियाज़ कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसी हालत होती है जहाँ पर एक शय को क्या करता है ताजिर मुख्तलिफ़ कीमतों पर क्या है फ़रोख्त करने की कोशिश करता है। इस तरह से जब एक शय को एक ताजिर मुख्तलिफ़ कीमतों पर मुख्तलिफ़ ख़रीदारों को फ़रोख्त करता है तो इस तरीके से हासिल होने वाला जो फ़ायदा होता है वो कीमत में इम्तियाज़ को क्या है ज़ाहिर करता है। यानी कि वहाँ पर ताजिर को फ़ायदा उस वक्त हासिल हुआ है जब उसने उस शय को अलग अलग दामों पर अलग अलग ख़रीदारों को क्या है फ़रोख्त किया था। तो इस तरीके से हासिल होने वाली आमदनी कीमत में इम्तियाज़ की वजह से ही क्या है वो हासिल हुई है। तो कीमत में इम्तियाज़ क्या है उस वक्त आता है जब एक ताजिर क्या करता है
एक ही शय को मुख्तलिफ़ कीमतों पर मुख्तलिफ़ ख़रीदारों को फ़रोख्त करता है। और इसके लिए जो शराइत है, शराइत में ये भी कहा गया है कि बाज़ार का क्या है, मुख्तलिफ़ और अलहदा होना ज़रूरी है। और ये उस वक्त पेश आता है जब एक मार्केट से दूसरे मार्केट क्या है मुंतक़ली क्या होती है, मुश्किल या महाल हो जाती है। साथ ही साथ क्या है, अगर सारिफ़ीन क्या है, अगर उनके दरमियान क़रीबी ताल्लुक़ पाया जाता है, ये वो आपस में क्या है एक दूसरे से कनेक्ट हैं या उनके कॉन्टैक्ट वगैरह पाए गए हैं, तो अगर आप जब जाकर माल ख़रीदते हैं तो फ़ौरन आप पूछते हैं कि फ़लाने चीज़ के दाम क्या है, तो इससे क्या है आगाही हो जाती है। अगर यहाँ पर ताजिर आपसे क्या है ज़ायद दाम वसूल करता है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि भाई फ़लाने दिन ही क्या है आपने इस शय को इतने दाम पर वक़्त किया था, आज हमसे क्या है ज़ायद कीमत ली जा रही है, ये हमें नहीं चाहिए। तो लिहाजा अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सारिफ़ीन के दरमियान क्या है अगर ताल्लुक़ अगर पाया जाता है तो यहाँ पर हम कीमत पे इम्तियाज़ का अमल क्या है नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सारिफ़ीन या ख़रीदारों के दरमियान क्या है कोई क़रीबी ताल्लुक़ नहीं पाया जाता है तो यहाँ पर ये ताजिर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वो कीमत में इम्तियाज़ के ज़रिए से क्या है ज़ायद मुनाफ़ा कमा सकता है। एक और भी बात बताई गई थी कि कीमतों जो ख़रीदार जो होता है उसके रुझानात को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर उसकी म्यार ज़िंदगी का क्या है पता चलता है। तो जैसे ही उसका म्यार ज़िंदगी इस बात को ज़ाहिर करके भाई फ़लाना शख़्स क्या है ख़रीदारी के लिए आया है और ताजिर की शॉप के पास ठहर कर क्या है कार में से उतर कर क्या है वो ख़रीदारी करने के लिए आया है, तो फ़ौरन ताजिर के ज़हन में ये ख़्याल पैदा होता है कि भाई फ़लाना शख़्स क्या है बहुत ही अमीर है, तो वो अपने पास पाए जाने वाली अशिया के दाम को क्या है बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और जिसके ज़रिए से क्या है वो ज़ायद मुनाफ़ा कमाता है। लेकिन एक ऐसा ही दूसरा ख़रीदार यानी कि उस दुकान पर आता है लेकिन वो कार में नहीं बल्कि साइकिल पर या पैदल चलकर आता है, तो देखते ही ताजिर समझ आता है कि भाई इसका रहन सहन क्या, इसका म्यार ज़िंदगी क्या है पस्त पाया गया है, वो इतने ज़ायद दाम क्या है नहीं दे सकता है। तब वो क्या करता है अपने मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए मामूली सी कीमत क्या है पेश करता है और उस शख्स के ज़रिए से वो मामूली मुनाफा कमा सकता है। तो कीमत में इम्तियाज़ क्या कर सकता है, उस वक्त लाया जा सकता है जब ख़रीदारों के रुझानात यानी कि जो ख़रीदार आए हैं उनके जो रुझानात हैं उन रुझानात को देखकर भी क्या है कीमत में इम्तियाज़ क्या है लाया जा सकता है। साथ ही साथ कीमत में इम्तियाज़ लाने की वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सारिफ़ीन वग़ैरह या ख़रीदार वग़ैरह क्या है अगर मार्केट की मालूमात रखते हैं तब क्या है यहाँ पर ताजिर के लिए नुकसानदा बात है। अगर सारिफ़ीन यानी कि जो ख़रीदार पाए गए हैं अगर वो मार्केट से गफलत में हैं या मार्केट की मालूमात से अदम वाकिफ़ हैं या उन्हें क्या है कोई इल्म ही नहीं है कि कीमतें कब बढ़ रही हैं कब घट रही हैं, तो वैसी सूरत में जब वो मार्केट में दाखिल होते हैं और शेयर के दाम को जानते ही नहीं हैं कि वो कब बढ़ रही हैं कब घट रही हैं, तो ये ताजिर के लिए क्या है बहुत ही अच्छी मौका है, वो इस मौके पर क्या है वो ज़ायद दाम बढ़ाकर या ज़ायद कीमतें बताकर क्या है अपना ज़ायद मुनाफा क्या है कमा सकता है। साथ ही साथ कीमत में इम्तियाज़ उस वक्त भी आ सकता है जब क्या है नामुकम्मिल मसावक़ती बाज़ार पाया जाए, यानी कि नामुकम्मिल मसावक़ती बाज़ार जहाँ पर ख़रीदार फ़रोशंदों की तादाद ज़्यादा होती है, यहाँ पर एक जैसी शय नहीं पाई जाती है बल्कि अलग अलग अशिया पाई जाती हैं, तो अशिया अलग अलग होने की वजह से उनकी कीमतों में भी क्या है फ़र्क पाया जाता है। तो नामुकम्मिल मसावक़ती बाज़ार अगर रहे